हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर वही है हमारा, ट्राइब्स, द कूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। इसमें हमने ये डिस्कस कर लिया था कि विभिन्न जो ग्रुप थे ट्राइब्स के, वो कैसे सरवाइव करते थे या उनके सर्वाइवल का तरीका कैसा था। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हमें डिस्कस करना है कि कॉलोनियन जो रूल था उसने ट्राइब्स की जो लाइफ है उसको किस प्रकार से अफेक्ट किया। तो मेन जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पूरी तरह से डिपेंडेंट रहेगा किस पे, या पूरी तरह फोकस रहेगा किस पे, अफेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। देखो, अब वही चीजें हैं, केवल और केवल ट्राइब ग्रुप्स ऐसा नहीं है कि जिस पर कॉलोनियल जो रूल है उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा या इफेक्ट हुआ। इसने सोसाइटी के हर तबके को, हर फ्रेमवर्क को इसने क्या कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। यदि हम अंग्रेजों के शासन का दौर पूरी तरह से डिस्कस करें, पूरा यदि समराइज वे में हम उसका बैलेंस एस्टेब्लिश करें, तो इन्होंने कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली पूरी तरह से देश का बेड़ा गर्क कर दिया था, पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया था। ये बात आप भूल सकते हैं। तो हमारा, क्योंकि पूरा तो हम फोकस करेंगे नहीं, हमारा पूरा फोकस है किस पर, ट्राइबल्स, इन पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ट्राइब्स को अलग अलग हम एस्पेक्ट में डिस्कस कर लेंगे एज पर योर सिलेबस। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग जो ग्रुप है उसमें हम पहला डिस्कस करेंगे कि जो ट्राइबल चीफ थे, ट्राइबल चीफ्स, उनके साथ क्या हुआ। दूसरा, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे जिनके बारे में हमने डिटेल में सीखा था, शिफ्टिंग कल्टीवेटर, उनके साथ क्या हुआ। इसमें और क्या करेंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के और भी हम प्रारूप डिस्कस कर लेंगे, हालांकि प्रीवियस हमें कर नहीं पाए थे, तो इसमें कुछ और एडिशनल मैप वर्क वगैरह भी हम अच्छे से देख लेंगे, कोशिश करेंगे अच्छी तरह से कुछ अच्छा करें। तीसरा फिगर हम देखेंगे कि ओवरऑल जो फॉरेस्ट लॉ आए थे, इन्होंने फॉरेस्ट लॉ बनाए थे, कुछ अलग से इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे फॉरेस्ट लॉ, उनका इम्पैक्ट कैसे रहा उनकी लाइफ पर। चौथा, ट्रेड को कैसे इम्पैक्ट इन्होंने किया। देखो, ट्रेड भी तो हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी चीजें होती थी जिनकी जरूरत ट्राइबल सोसाइटी या ग्रुप को होती थी, कुछ जो लैंड के जो आपके मर्चेंट लोग जो थे, जो लेदर और कपड़े का जो व्यापार करते थे, उनको रंगने के लिए एक अलग प्रकार की क्या चाहिए थी उनको, एक वो थी आपका वेजिटेबल या कुछ फूल हुआ करते थे जिनको हमने डिस्कस किया था, आपको अच्छे से याद होगा। याद नहीं है तो आप उसको याद करें कि क्या क्या चीजें थी, क्या उनको फॉरेस्ट जो चीजें थी वो उनको दिया करते थे। तो ये पूरी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ना। तो ट्रेड किस तरह से, चाहे छोटे लेवल पे इम्पैक्ट हुआ हो, किस प्रकार से हुआ है, वो चीजें हम पूरी डिस्कस करेंगे। और जो लेबरर्स थे, जो कुछ लोग जंगल छोड़कर शहर या प्लेन एरिया में चले गए थे, उन्होंने अपना रुख या अपने जीवन का जो स्तर है उसको कैसे मेंटेन किया, कैसे उन्होंने सर्वाइवल के अलग अलग मेथड अपनाए, वो सब चीजें इसमें हम थोड़ा थोड़ा पूरा डिस्कस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले ट्राइबल चीफ से। तो देखो, ट्राइबल जैसे चीफ से आपको लग रहा है, चलो मैं यहां लिख लेता हूं कि हम डिस्कस कर रहे हैं ट्राइबल चीफ्स, सरदार जिनको बोलते थे। आप मूवी वगैरह में देखते हैं ना,
कबीले हुआ करते हैं, कबीलों के सरदार हुआ करते हैं। तो जो सरदार थे, जो डोमिनेशन था जिनका, जो डोमिनेट करते थे सोसाइटी पर या कुछ छोटे छोटे ग्रुपों पर, क्लान, पर्टिकुलर कोई क्लान होता था उस पर जो अपना आधिपत्य जो रखते थे, उनके साथ कैसा हुआ। देखो, जैसा कि नाम से लग रहा है कि अंग्रेजों से आने से पहले या अंग्रेजों के आने से पहले इनका जो रोल था ना सोसाइटी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कैसा था? इंपॉर्टेंट रोल। ये सोसाइटी में रोल कैसा था इसका? इंपॉर्टेंट रोल था। अब जब इंपॉर्टेंट रोल कब होगा? जब इनके पास कुछ निश्चित प्रकार की पावर्स होंगी, चाहे से वो पावर पॉलिटिकल पावर हो, चाहे से वो पावर इकोनॉमिकल पावर हो। पॉलिटिकल पावर सेंस मीन्स उनके पास राजकाज पूरा हो, मतलब रूल फ्रेम करने का, अपने अनुसार नई नई रिचुअल्स इस्टेब्लिश करने का, नई नई ट्रेडिशन बनाने का। अल्टीमेटली कोई भी, जैसे जुडिशरी पावर, जुडिशियल पावर भी इनके पास हुआ करती थी। किसी प्रकार का कोई समाधान करना होता था तो ये करते थे। तो इनका बहुत अच्छा हर प्रकार के राइट थे, चाहे से वो राइट आपके पॉलिटिकल पावर हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल पावर हो। सोशल में क्या जाएंगे? आपके लोकल जो रिचुअल्स और ट्रेडिशंस जो फ्रेम करते थे। जुडिशियल पावर हो, तो ये सब अच्छे से क्या करते थे? एक्सरसाइज करते थे। ये अल्टीमेट अथॉरिटी हुआ करते थे एक पर्टिकुलर एरिया में। अब जब अंग्रेजों ने एंक्रोच कर लिया इनके एरिया को हथिया लिया, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इनकी जो ऑटोनॉमी है, इनकी जो अथॉरिटी है, वो तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होगी। तो जाहिर सी बात है कि हुआ क्या, इनका जो इम्पोर्टेंट रोल था, इनकी जो कंट्रोल और टेरिटरी थी, वो कहीं ना कहीं क्या हुई? कम हुई। मतलब क्या हुई? कम हुई। और इन सब के अलावा वो क्या करते थे? क्योंकि हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी ट्राइबल ग्रुप थे, ये बेसिकली कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट एरिया में। तो फॉरेस्ट एरिया का मैनेजमेंट पूरी तरह से, जो मैनेजमेंट होता था वो किनके पास होता था? इनके पास। मैनेजमेंट का पूरा काम ये देखते थे। इसके अलावा लोकल रूल्स, मैंने आपको बता दिया बार बार, ये फ्रेम करते थे लोकल रूल कैसे भी हों। तो ये सारी ऑटोनॉमी किनके पास चली गई? अंग्रेजों की। अब अंग्रेज अपने हिसाब से नए नए इकोनॉमिक एक्टिविटी करने लगे। तो हुआ क्या कि जितना भी ट्रीज या फॉरेस्ट से जो रेजिड्यूज या प्रोड्यूस होता था, उन पर पूरी तरह से अधिकार किनका हो गया? अंग्रेजों का। इसके अलावा अंग्रेजों ने क्या कर दिया? वनों को काटना शुरू कर दिया, और वनों से जो लैंड आई काटने के बाद में, उसको रेंट का सिस्टम कर दिया। उन्होंने बोला कि जो रेंट देगा वो इस पर उगाएगा। इसके लिए आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि उन्होंने कुछ सेटलमेंट लेके आए थे, वो सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। तो उसके मुताबिक रेंट पे आप दे रहे हैं तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, कुछ किराया देना पड़ेगा। चलो, इन सब के अलावा जितने भी लॉ वगैरह ब्रिटिश ऑफिशियल्स बनाते थे, उनको बोला गया कि ये जितने ट्राइबल्स चीफ हैं, इनके कोई रूल नहीं होंगे, सारे रूल उनके होंगे और उनको मानना है। ब्रिटिश डिसिप्लिन जो था उसको उन्होंने बोला कि आप इसको क्या करेंगे? ओबे करेंगे। इसके अलावा जितने भी ट्राइबल ग्रुप थे जो इनके अंडर में थे, वो ब्रिटिश अथॉरिटी को मानेंगे। इसके लिए इनको प्रेशराइज किया गया। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो सारी चीजें जो थी वो पूरी तरह से शिफ्ट हो गई किनके पास? अंग्रेजों के पास। अब सेकंड हम शिफ्ट करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम थोड़ा सा लंबा डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम इसमें डिस्कस करेंगे, देखो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको नहीं बताया, हालांकि वो ज्योग्राफी का था, लेकिन इसमें क्योंकि रिवीजन होता चलेगा, हम सोशल स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, तो सोशल स्टडी में सभी को कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस करते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हमने ये सीख लिया था कि नॉर्थ ईस्ट में इसको बोला जाता है झूम या झूमिंग। इसके अलावा स्लैश और बर्न। इसके अलावा इंडिया में और क्या क्या नाम है इसका, वो मेरे को आपको
बताना है। तो देखो यहाँ हो गया। इसके अलावा एमपी में बुंदेलखंड का इलाका है जहाँ आदिवासी रहते हैं, वहाँ इसको बोला जाता है बेवार, या एक दूसरा नाम है इसका वेवार। प्रोनाउंसिएशन आप देखें कैसे करेंगे, बाकी नाम ये हुआ। और एमपी में ही इसको अलग एरिया में बोला जाता है दीपा। पूछा जा सकता है दीपा क्या है, तो दीपा शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही दूसरा रूप है। जारा और इरका, इरका को आप ई से भी शुरू करते हैं। ये है सदर्न इंडिया में। सदर्न इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अदर अदर नाम से बोला जाता है। तो मैं आपको थोड़ा मैप की सहायता से बताऊंगा, लिखने से बढ़िया रहेगा, मैप से आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होगी। तो मैं आपको मैप से समझाता हूँ। यह आपके सामने इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इसमें यदि आप बात करेंगे बुंदेलखंड की, तो ये बुंदेलखंड का इलाका है, ये पूरा, ये यहाँ का एरिया बुंदेलखंड का इलाका है। इसमें क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेवार। और वहीं आप सदर्न इंडिया में यदि जाएंगे तो इसको बोला जाता है इकरा और जारा। पूरे नॉर्थ ईस्ट में हमने डिस्कस किया था, इसको बोला जाता है झूमिंग। और इसके अलावा वालरा यहाँ बोला जाता है, वेस्टर्न पार्ट में वालरा। चलो ये तो हो गए साउथ, ये साउथ इंडिया की पूरी बात होगी। साउथ इंडिया में कौन कौन से स्टेट आपके आएंगे, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सबको मिलाकर बोला जाता है सदर्न स्टेट। चलो अब सदर्न स्टेट हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ देख लेते हैं इस एरिया में, इस श्रीलंका में इसको एक लोकल नाम है चेना, CHENA, चेना। मैं इधर लिख देता हूँ, चेना आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ लिख देता हूँ चेना। इसके अलावा एक फेमस नाम है लदांग। लदांग इसको बोला जाता है इंडोनेशिया में। चलो हम वर्ल्ड मैप पे थोड़ा शिफ्ट करते हैं। ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है। इसमें जो आप इंडोनेशिया, ये देखो ये इंडोनेशिया है ना, ये पूरे छोटे छोटे जो द्वीप हैं, जावा, सुमात्रा, ये यहाँ तक जावा है, फिर सुमात्रा है, यहाँ जकार्ता है, ये ब्रुनेई और कुछ पार्ट इंडोनेशिया का है। तो यहाँ जो है इसको लोकल नाम है इसका लदांग। क्या नाम है इसका, लदांग। एक इम्पोर्टेंट है ब्राजील अपने लिए। ब्राजील आपको पता है कौन सा कॉन्टिनेंट में है, सदर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये देखो सबसे बड़ा देश है ब्राजील, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। तो यहाँ जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है अमेजन फॉरेस्ट कवर में, उसको रोका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रोका। वहीं वेनेजुएला आपको दिख रहा होगा, ये वेनेजुएला कंट्री है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें 13 कंट्री हैं टोटल। आप काउंटिंग करेंगे 13 कंट्री हैं। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री टोटल 10 कंट्री से लगती है, खुद हो गया 11, और 2 कंट्रियों से इसकी बाउंड्री नहीं लगती। अब आपकी ड्यूटी ये है, आप मैप पर जाएंगे और ये ढूंढेंगे कि कौन से 2 ऐसे कंट्री हैं जिनकी बाउंड्री ब्राज़ील से नहीं लगती। किसमें, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। चलो रोका हो गया। यहाँ उसको बोला जाता है आई थिंक कोनुको, हाँ कोनुको बोला जाता है इसको, CONUCO, कोनुको, यहाँ कोनुको बोला जाता है। इसके अलावा सेंट्रल अफ्रीका में भी आदिवासी लोग खूब हैं, क्योंकि यहाँ से देखो ये कांगो बेसिन और कांगो जायरी, ये जो रीजन है पूरा, इसमें इस पर्टिकुलर जो खेती है इसको बोला जाता है मसोले, मसोल, MOSOLE, मसोल बोला जाता है। मिल्पा एक इम्पोर्टेंट है, मिल्पा देखो मैक्सिको में बोला जाता है बेटा। मैक्सिको और ये जो सारी कंट्री है ना, यहाँ के ट्राइब ग्रुप जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं इसको बोला जाता है मिल्पा। हमारे निकटवर्ती देश वियतनाम, ये वियतनाम है आपका, ये वियतनाम है, ये कंट्री वियतनाम, यहाँ इसको बोला जाता है रे। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए। और भी अलग अलग इसके नाम हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, इतना तो आपको कम से कम पता होना ही चाहिए। चलो फर्दर हम अब आगे देखते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में टोटल हुई क्या क्या घटनाएं। तो देखो, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा क्या चाहिए आपको, लैंड चाहिए। क्यों, आपको पता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में
जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो एक बार उस पर्टिकुलर जो पैचेज होते हैं, ये जो एरिया होता है निश्चित, वहाँ खेती करेंगे, फिर उसको बाद में छोड़ देंगे। तो हुआ क्या, जब अंग्रेजों का इधर दखल अंदाजी हुआ तो उन्होंने क्या किया, करने से पहले एक चीज ये कि अंग्रेज जो थे ना, इन जो सोसाइटी, जो घुमक्कड़ लोग थे, जो मूविंग थे, हमेशा जो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, और आपको पता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में तो आदिवासी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो मूविंग जो कल्चर था उससे अंग्रेज जो थे वो पूरी तरह से अनकंफर्टेबल थे। क्या थे? अनकंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि किसी भी तरह के प्रशासन के लिए उन लोगों को अच्छी तरह से या बेहतरीन तरीके से गवर्न किया जा सकता है जो एक जगह स्टेबल हों। बेसिक सी चीज है कि जो स्टेबल होंगे उनके पास, उनको हर चीज के बारे में बताया जा सकता है, रूल रेगुलेशन जो फ्रेम करते हैं उनके बारे में अवेयरनेस दी जा सकती है, और भी तरह के कंट्रोल, जैसे पुलिस कंट्रोल भी इन पे आसानी से किया जा सकता है। वहीं अपोजिट स्थिति आप देखेंगे, मूविंग कल्चर के जो लोग हैं उनको गवर्न करना ज्यादा टफ था। तो अंग्रेज क्या सोचते थे कि क्यों ना ये जो मूविंग कल्चर है इसको खत्म कर कर इनको फिक्स कर दिया जाए। इनको क्या कर दिया जाए? फिक्स कर दिया जाए। तो अंग्रेजों ने ये पॉलिसी अपनाई। पॉलिसी अपनाने के बाद में इन्होंने क्या किया, इन सबको मजबूर किया कि ये एक जगह क्या हो जाए, सेटल, ये सेटल डाउन हो एक जगह। इसके लिए इन्होंने क्या किया, वही जो सेटलमेंट एरिया, सेटलमेंट जो लेके आए थे, परमानेंट सेटलमेंट, इस्तमरारी, महलवारी, रैयतवाड़ी, जो व्यवस्थाएं, जो सेटलमेंट, जो बंदोबस्त उन्होंने किया था रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए लैंड का, वो इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या किया, आदिवासियों को बोला कि भैया आप इसको साफ कर दो, ये जंगल है इसको साफ कर दो। साफ करने के बाद में उन्होंने बोला, क्या सोचा उन्होंने कि तो गवर्न करना आसान रहेगा, दूसरा इनसे हम रेवेन्यू भी अच्छा बना पाएंगे, और जो बढ़ती हुई आवश्यकताएं या ज़रूरतें या नीड्स हैं उनको भी पूरी कर लेंगे। तो इनको बोला कि भैया आप यहाँ जंगल साफ करो और हम आपको नाम से ये जो ज़मीन है ये आपको हम रेंट पे देंगे, इससे आप उगाएंगे और कुछ हमें देंगे। तो कुछ आदिवासियों को प्लेन एरिया में भी ज़मीन दे दी गई। तो इससे हुआ क्या, क्योंकि आदिवासी जो थे उनको तो प्रैक्टिस नहीं थी ऐसी लैंड पर, किस किस चीज की प्रैक्टिस नहीं थी, वो किसी तरह की फर्टिलाइजर यूज नहीं करते थे। क्या मैंने आपको कभी बताया कि आदिवासी किसी तरह का फर्टिलाइजर यूज करते थे? मॉडर्न जो मेथड थे, मॉडर्न मेथड मतलब चाहे टेक्नोलॉजी हो, हाई मतलब बढ़िया वैरायटी के सीड हो, या फिर ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल हो, इरिगेशन की फैसिलिटी हो, इन सब से वो अवेयर थे ही नहीं। तो फिर भला रेवेन्यू कैसे अच्छा जनरेट करेंगे, फसल कैसे अच्छी जनरेट होगी? नहीं होगी, कम प्रोडक्शन हुआ। तो अंग्रेज परेशान हो गए और बाद में उन्होंने बोला कि भैया ठीक है, आप जैसा कल्चर पहले आप अपनाते थे वैसा करें। मतलब बड़े आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को बोल दिया कि जो आप ट्रेडिशनल तरीके से जो खेती करते थे, ये जो आपकी लाइफ स्टाइल थी, उसको आप कंटिन्यू करें। तो ये इतना आसान नहीं हुआ, क्योंकि जब आदिवासी लोग इस कल्चर में गए, किस कल्चर में, जो मॉडर्न मेथोडोलॉजी का जो तरीका था उसमें गए, तो वो उसमें कंफर्ट नहीं हो पाए, और धीरे धीरे क्या हो गया, प्रोटेस्ट। कई जगह पर इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। जब प्रोटेस्ट होगा तो कुछ तो असर होगा ही होगा। लास्ट में अंग्रेजों ने असेस किया कि ना तो हमें बड़ी मात्रा में रेवेन्यू मिल रहा है, आदिवासी हमें रेवेन्यू भी नहीं दे रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको वापस वहीं उनके हाल पे छोड़ दें। तो कुछ इस तरह पर ऐसा किया गया कि आदिवासियों को वहीं चीज़ें शिफ्ट कर दी गई। अब मैंने इसमें कई चीज़ें स्किप की हैं। कौन कौन सी? सेटलमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी? जैसे प्लेन्स बनाए गए, जंगलों को काटा गया, लैंड जब दी गई तो कुछ को जमींदार बनाया गया, लैंडलॉर्ड्स, और कुछ को टीनेंट्स जो लैंडलॉर्ड से जमीन लेते थे। ये प्रीवियस लेक्चर की सारी चीज़ें, वही सारा सिस्टम इन्होंने लागू किया जो परमानेंट सेटलमेंट में इन्होंने किया था। इसलिए मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मैंने आपको अच्छे से उसमें बता रखा था। अब हम ये डिस्कस कर लिया हमने, इतना ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं किसका? फॉरेस्ट लॉ का।
फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट लॉ का इम्पैक्ट, यानी ट्राइबल ग्रुप जो थे उन पर फॉरेस्ट लॉ के क्या इम्पैक्ट हुए। तो इसको देखो, ट्राइबल की बात हम कर रहे हैं तो समझने की और समझाने की कोई बात ही नहीं है कि ट्राइबल्स लोग जो हैं वो डायरेक्टली और डीपली किससे कनेक्टेड थे, कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। भैया आदिवासियों की तो टोटल लाइफ जो थी वो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट से पैदा होने वाले उत्पादों पर निर्भर थी। तो हुआ क्या, अंग्रेज जैसे ही आए तो अंग्रेजों ने जो हमारे भारत पर बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल था उसको यूटिलाइज करने का सोचा या एक्सप्लॉइट करने की सोची। यूटिलाइज नहीं करते थे, वो तो एक्सप्लॉइट करते थे। जितने भी इंडिया के रिसोर्सेज थे वो तो ये समझते थे ना कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन इनका किया जाए। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज का उन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, कुछ लॉ बनाए, दैट इज फॉरेस्ट लॉ। उनको बोला गया फॉरेस्ट लॉ। क्या बोला गया उनको, फॉरेस्ट लॉ। अब इस फॉरेस्ट लॉ में क्या करते थे वो, इस फॉरेस्ट लॉ के अंतर्गत वो जितने भी फॉरेस्ट कवर हुआ करता था उसको उन्होंने प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी स्टेट की। क्या डिक्लेयर कर दिया, स्टेट प्रॉपर्टी है भैया ये तो। अब जब आपने स्टेट प्रॉपर्टी बना दी तो जो लोग उसमें रह रहे थे उनका क्या, इसका मतलब उनके राइट्स तो सारे चले गए। तो हुआ भी एक्चुअल में यही, उनको बिल्कुल ही सारे राइटों से क्या कर दिया, वंचित कर दिया गया कि भैया आपकी किसी प्रकार के कोई राइट्स नहीं है। स्टेट को इनको वो कर दिया, कंट्रोल अच्छे से एस्टैब्लिश कर दिया। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया, स्टेट प्रॉपर्टी तो डिक्लेयर की स्टेट प्रॉपर्टी तो लैंड भी थी, लेकिन लैंड पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने का कोई सिस्टम था, आपको पता है, जैसे सेटलमेंट वगैरह के तहत सारी व्यवस्थाएं की गई। ठीक उसी प्रकार फॉरेस्ट जो थे उनको भी उन्होंने दो कैटेगरी में बांट दी, रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो फॉरेस्ट लैंड थी उसमें जो रिजर्व कैटेगरी की लैंड थी उसमें टोटल और टोटल ओनली और ओनली जो राइट्स थे वो थे ब्रिटिशर्स के। मतलब इनके लिए जो रूल्स और रेगुलेशन होते थे वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे। इनमें हर तरह की एक्टिविटी को फॉरवर्ड किया जाता था, मना किया जाता था, प्रोहिबिट किया जाता था कि जो रिजर्व्ड एरिया है उसमें कोई भी नहीं जाएगा। ज्योग्राफी का ये चैप्टर है, हम ज्योग्राफी में जब वन संसाधन पढ़ेंगे तो रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड, बायोस्फीयर रिजर्व सब कुछ पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड समझिए। तो रिजर्व्ड में क्या होता है, हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रिजर्व्ड में सारी एक्टिविटी आज भी गवर्नमेंट वो करती है, क्या बैन करती है, लेकिन आज जो मोटिव है वो अलग है। आज जो मोटिव है वो है वाइल्ड रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन उस समय क्या था, रिजर्व्ड जो लैंड थी वो एस्टेब्लिश करने का कारण था कि जो वहाँ वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके और जो लोकल लोग हैं वो किसी प्रकार की गतिविधियों में अड़ंगा ना लगाएं, यही उनका मोटिव था। तो किया भी ब्रिटिशर्स ने वही। यहाँ की जो टिम्बर हुआ करती थी, मेन उनका फोकस हुआ था टिम्बर पर और छोटा मोटा हंटिंग पर। वो हंटिंग बहुत करते थे, शौक बहुत होता था उनको जंगली जानवरों को मारने का, हालांकि शौक गलत था ही। आज तो पूरी तरह से बैन है क्योंकि आज तो हमारी खुद की चुनी हुई गवर्नमेंट है, इसीलिए तो टिम्बर का यूज क्या क्या होता था पहले भी मैंने आपको बताया था। जैसे रेल लाइन यदि आप बिछा रहे हैं तो उसमें आपको लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, और कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या फिर आप ये बोलो इंडस्ट्री आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो भी आपको क्या चाहिएगा, टिम्बर चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने टोटली बैन कर दिया। और जो रिजर्व्ड आपके वन थे इनमें उन्होंने ऑल्सो प्रोहिबिट द झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन को टोटली मना कर दिया कि भैया आप
कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आदिवासियों को तो पता नहीं था कि कौन सी लकड़ी वैल्यूएबल है कौन सी नहीं है, वो तो सबको बराबर काटते थे। तो इसलिए झूमिंग कल्टीवेशन को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। और इसके अलावा इन आदिवासियों को मना कर दिया गया कि आप किसी भी प्रकार का कलेक्शन नहीं करेंगे। कलेक्शन में क्या हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, फ्रूट हो सकता है, और आपकी मेडिसिनल हर्ब्स श्रब्स ये सब होती हैं, ये सब के लिए उनको मना कर दिया गया। और हंटिंग के लिए भी मना कर दिया गया। अच्छी चीज़ ये कि उन्होंने हंटिंग के लिए भी मना कर दिया गया। अभी तक तो हमने ये पढ़ा है कि जो ट्राइबल्स हैं वो टोटली इन्हीं पे तो डिपेंडेंट थे कि झूमिंग कल्टीवेशन करेंगे। और फिर कुछ हैं जो हंटिंग और गैदरर थे, वो काट कर जानवरों को मारकर और फिर उनके मीट पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। तो ये सारी चीज़ें तो उन्होंने छीन ली। तो उनके सबसे बड़ा जो प्रासंगिक जो क्वेश्चन था वो था लाइवलीहुड का। कौन सा था, लाइवलीहुड। उनकी आजीविका या जीविका का जो साधन थे वो सारा अंग्रेजों ने क्या कर लिया, खत्म कर दिया। तो बड़ी समस्या आ गई। अब हुआ क्या, चलो जी अंग्रेजों ने अपनी मनमानी कर दी, लेकिन देखो अति का कुछ तो सीमा होगी। अंग्रेजों का मेन मोटिव था टिम्बर को लेना, हंटिंग तो सेकेंडरी था, और भी कोई छोटे मोटे उनके इंटरेस्ट हुआ करते थे, लेकिन मेन यही थे। अब अंग्रेजों के सामने समस्या थी टिम्बर को काटना, निकालना, पेड़ों को काटना। ये सारे, ऐसा तो है नहीं कि टिम्बर वहां पड़ी है उसको उठा लेंगे। टिम्बर को काटना भी पड़ेगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। तो उनके सामने समस्या आ गई लेबर की। भैया आपने जंगल में से सारे ट्राइब्स ग्रुप जो है उनको तो भगा दिया, अब लेबर करने कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। तब अंग्रेजों के सामने ये समस्या आई तो उन्होंने उनसे समझौता किया, एग्रीमेंट किया, कॉम्प्रोमाइज किया। क्या कि भैया आपको हम कुछ एरिया, पर्टिकुलर कुछ एरिया देंगे जिन पर आप झूम कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, और जो अनरिजर्व्ड एरिया है वहां आप हंटिंग भी कर सकते हैं और पशुपालन भी कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटी आप क्या कर सकते हैं, लेकिन बदले में आपको हमें देना होगा लेबर। लेबर मतलब जब भी हमें इस प्रकार की जरूरत होगी तब आपको आना पड़ेगा। तो इस पूरी एक्टिविटी को बोला गया फॉरेस्ट विलेज। जहां पहले ट्राइब्स नेचुरल तरीके से अपने क्लान्स के हिसाब से अलग अलग रहते थे, वहां अंग्रेजों ने इनको एक जगह बांध कर रख दिया कि आप इसी पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे। ऐसा नहीं कि स्वच्छंद तरीके से कहीं भी घूमेंगे। इसी एक्टिविटी को बोला गया विलेज फॉरेस्ट। और विलेज फॉरेस्ट एस्टैब्लिश करने का मेन जो काम था, मेन जो मोटिव था, वो था रेगुलर सप्लाई इंश्योर करना है। किसकी, टिम्बर की। वो किस बिहाफ पे हो सकती है, चीप लेबर, सस्ती लेबर। क्योंकि इन लोगों की ज्यादा इच्छाएं नहीं होती थी ना, ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग ये नहीं थे, तो सस्ती दरों पर ये काम कर दिया करते थे। तो ये हमने इम्पैक्ट अच्छे से डिस्कस कर लिया। और भी इसमें यदि आप कुछ चीजें डिस्कस करना चाहो तो मैं बताता हूँ आपको। मेन चीज जो रह गई हमारी उसमें ये रह गई कि अभी तक तो हमने अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस कर ली। कौन कौन सी चीजें, कि भाई अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपने रूल रेगुलेशन दुनिया पर थोप दिए। लेकिन एक सेक्शन ऐसा भी था जिन्होंने इन सारी चीजों के खिलाफ रिएक्ट किया। क्या किया, रिएक्ट किया। दे रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल लॉज। क्यों, क्योंकि ये उनके अगेंस्ट के, उनके इंटरेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट थे। इन रिएक्ट करने वालों ने क्या किया कि जितने भी रूल और जो कि जिसके तहत अंग्रेजों ने कुछ एक्टिविटियों को इलीगल डिक्लेयर किया था, वो सारी एक्टिविटी वो करते थे जो रिएक्ट करते थे। रिएक्ट करने का कारण था, तो इसी रिएक्ट का परिणाम हुआ रिबेल। क्या हुआ, रिबेल या रिवोल्ट, क्रांति हुई। इस क्रांति में अब दो याद रखो, वैसे तो बहुत हुई थी, संथालों की भी हुई थी, फेमस हुई थी, सन्यासी विद्रोह भी हुआ था, लेकिन आप इसमें इंपॉर्टेंट ये याद रखो 1906 में असम किसके लीडरशिप में हुआ, सोनग्राम संगमा।
सोनग्राम संगमा, इसके नेतृत्व में या इसकी लीडरशिप में क्रांति हुई। वहीं 1930 में भी रिबेल हुई, फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट में सत्याग्रह हुए। कहाँ? सेंट्रल प्रोविंस में। अब आपको सेंट्रल प्रोविंस तो पता होगा ही अच्छे से। सेंट्रल प्रोविंस मतलब आज का मध्य प्रदेश। चलो जी, ये चीजें हमने डिस्कस की। अब अगला हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिस्कशन को और ज़्यादा लंबा नहीं करना है, हमें काम की चीज़ें सीखनी है जो हमने सीखी है। और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी कुछ करना ही होगा। क्या करना होगा? अच्छे से नोट्स मेकिंग, अच्छे से होमवर्क और अच्छे से पढ़ाई। लर्निंग आउटकम तो होना ही चाहिए। जब तक आप इससे कुछ सीखेंगे नहीं तो मेरा मेहनत करना बिल्कुल बेकार है। और ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये डे है टीचर्स डे का, 5 सितंबर। आप सभी को पता है टीचर्स डे किन की याद में मनाया जाता है। आप सभी बड़ी बढ़ चढ़कर सभी प्रकार की एक्टिविटियों में आप भाग ले रहे थे, बहुत अच्छा लगा। बहरहाल आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम विद ट्रेड, बोलते बोलते मैंने ये चीजें लिख दी। तो ट्रेड के साथ क्या समस्याएं हुई? जब हम इनके जीने का तरीका डिस्कस कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया था कि कुछ लोग, कुछ मनी लैंडर्स और कुछ ट्रेडर्स, यदि आपको याद आ रहा हो तो मैंने ये जिक्र किया था ट्रेडर्स का और मनी लैंडर्स का। इनका भी हस्तक्षेप, इनका भी इंटरफेयर जंगलों में होने लगा था। कारण क्या था? कुछ ऐसे जंगल के प्रोड्यूस हुआ करते थे जिनकी जरूरत इनको पड़ती थी। बदले में ये क्या करते थे? कैश देते थे। धीरे धीरे इनका इंटरफेयर इतना होने लगा कि ये बार्गेनिंग करने लगे। क्या बार्गेनिंग करने लगे? उनमें कंपटीशन पैदा कर दिया कि भैया आप यदि हमें अच्छा माल देंगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे। वहीं कंपटीशन उधर भी हो गया, लोगों को कैश का लालच आ गया, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो डिमांड कम हुई, और क्या हुआ? उनकी प्राइजें कम होने लगी। धीरे धीरे ये कैश जो है ये कैश लोन में बदल गया। कैश लोन का सिस्टम कैसे हुआ? ये कैश लोन दे देते थे मनी लेंडर्स और बोलते थे कि ठीक है, हम आपको एडवांस में कुछ पैसा दे देते हैं, कुछ वेजेज आपकी फिक्स कर देते हैं और आप हमारे लिए काम करें, और जितने भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं वो आप हमें क्या करें? दें, समय पर दें। तो ये चीज़ें फॉरेस्ट एरिया में होने लगी थी। हालांकि बाद में लोगों ने इनको क्या क्या बोला था? इविल, इनको बुराई बोला था। ये मैंने आपको बताया भी था पहले, लेकिन ये चीज़ें समझने में उनको काफ़ी समय लग गया। बहुत समय बाद में वो चीज़ें समझ पाए। इस पूरी एक्टिविटी को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। इसमें हम मिडिल जो मैन है ना, मिडिल मैन की भूमिका हम इसमें समझते हैं। देखो, बिहार, झारखंड या छोटा नागपुर के पठार के आसपास जो ट्राइबल ग्रुप थे, बेसिकली आप बात करें किसकी? हजारीबाग, झारखंड। मैं आपको आपकी बुक का ही एग्जांपल बता रहा हूँ, दूसरा ना बताकर। हजारीबाग एक जिला है किसका? झारखंड का, प्रेजेंट झारखंड। उस वक्त बिहार हुआ करता था। आपको ये तो पता होगा ना कि झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ है, एमपी से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, ये याद रखना आप। तो हुआ क्या? 2000 में ये अलग हुए थे। तो हजारीबाग की ये घटना है कि वहाँ के लोग, वहाँ की एक ट्राइब ग्रुप है संथाल, ये काम करते थे सिल्क के जो कुकून होते थे, कुकून्स, आपने साइंस में अच्छे से पढ़ा होगा। सिल्क प्रोडक्शन में कुकून का बहुत बड़ा रोल है। तो कुकून को ये क्या करते थे? रियर करते थे, इनकी रियरिंग करते थे, इनको पालते थे। और ये क्या करते थे? कुछ जो मिडिल मैन थे, कुछ लोग जो जिनके पास पैसा हुआ करता था, ट्रेडर्स या मनी लैंडर्स, वो आते थे और इनके पास से लो प्राइस पर, लो प्राइस कितनी? लो प्राइस इतनी कि लगभग 1000 यानी 1000 कुकून जो हैं वो 3 से 4 रुपए में ले लेते थे, और इसी माल को वो ले जाकर सिटी में बेचते थे 5 से 6 रुपए में। तो इस बीच का जो प्रॉफिट होता था, ये कुछ नहीं करते थे, सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते थे और प्रॉफिट अच्छी खासी मात्रा में कमाते थे। हालांकि शुरू में थे इन संथाल लोगों को ये एक्टिविटी अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा था।
लेकिन बाद में इसके परिणाम जो हैं वो बुरे हुए और बाद में इनको समझ में आने लगा। तो इन सब चीज़ों से या हिस्ट्री से या प्रकृति से हम सीख सकते हैं कि छोटे छोटे टेम्पटेशन या छोटे छोटे प्रलोभन के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। हो सकता है उसमें उन लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट हो दूसरे का जो हमें प्रलोभन दे रहे हैं, तो हमें एक विजनरी अप्रोच लेनी चाहिए। आगे का क्या बुरा होगा क्या अच्छा होगा, तो अच्छा लेके सोचना चाहिए। क्योंकि लाइफ में क्या होता है, ऐसे ऐसे टेम्पटेशन जो है वो खूब आते हैं, खूब आएंगे आपकी लाइफ में जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे। लेकिन आपको उन टेम्पटेशन की तरफ नहीं जाना है, आपको अपना जो राइट वे है, राइट पाथ जो है उसी को चुनना है और उसी को फॉलो करना है। चलो अब कुछ इसी में डिस्कस कर लेते हैं। जो वर्कर्स थे, वर्कर्स कौन से, जो फॉरेस्ट एरिया से इंडस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन करते थे, वो लोग, उनके साथ क्या हुआ इसमें देखो, इसमें इन ग्रुपों के साथ बहुत बुरी समस्या हुई। कैसे? पहली बात तो जब लेबर करने कोई जाता था, ये लेबरर्स जो थे ये जाते थे प्लेन्स एरिया में, तो इनको लो वेजेस दी जाती थी, लो वेजेस देते थे, पूरे पूरे दिन हार्ड वर्किंग इनसे करवाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय ना तो संविधान था, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन था, ना कोई सिस्टम था। किसके लिए? कि भैया आपको वेजेस का सिस्टम भी होना चाहिए कि कम से कम कितनी वेज, कितने घंटे तक आप काम कर सकते हैं। यूनियंस नहीं हुआ करती थी मजदूरों के लिए, पूरी तरह से आर्बिट्रेशन था किनका, अंग्रेजों का। खैर ये लेबरर्स के साथ हुआ। इसके अलावा जो आदिवासी लोग प्लेन्स में जाते थे उनको फिर बाद में लगा दिया गया टी प्लांटेशन में। टी प्लांटेशन में क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने एक नई ब्रांड यहाँ छोड़ दी, टी। अंग्रेजों के आने से पहले टी के बारे में कोई जानता नहीं था। टी प्लांटेशन उगाए यहाँ, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी टी की, तो बड़े लेवल पर इसका प्रोडक्शन होता था। तो बड़े लेवल पर, क्योंकि ये बहुत बारीक काम है, इसमें हाथों से पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं, तो ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर हुआ। तो यहाँ लो लेबर कहाँ से मिलेगी? आदिवासियों को। इसके अलावा माइनिंग, धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, उनको पता लगा कि छोटा नागपुर रीजन में अच्छी खासी मात्रा में आयरन और कोल के बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं, तो माइनिंग का काम शुरू कर दिया झारखंड वाले एरिया में, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में। तो ये जो लोग नीचे आते थे, जंगलों को छोड़कर बाहर जाते थे, इनको दीन दुनिया का इतना पता नहीं था, इनका एक्सप्लॉयटेशन करना बहुत आसान हुआ। और ये जो लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर था, इसमें जो रूल रेगुलेशन थे ना, वो बहुत ही हार्ड थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। इतने हार्ड कि इनको प्लांटेशन से बाहर जाने के लिए भी परमिशन नहीं मिलती थी। कई सालों, 2, 4, 5, 10 साल, इवन कईयों की तो पूरी जिंदगी उसी प्लांटेशन में बीत जाती थी, अपने घर वापस नहीं जा पाते थे। इसको हम डिटेल में जब आप आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में, तो हिस्ट्री का जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, द इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट, उसमें अच्छे से इन चीज़ों को अलग से पूरा एक सेक्टर है, उसमें हम पूरा से सीखेंगे। तो ये पूरी चीज़ें अब हमने देख ली। अब इसका लास्ट सेक्शन है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम हमारे चैप्टर को क्लोज करते हैं, एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी हमने इसमें सीखा है। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे बिरसा मुंडा, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, ये पूरी तरह से पूरा सेक्शन जो है, ये डिस्कशन का ये जो सेक्शन है पूरी तरह से इसी पे फोकस रहेगा, बिरसा पे। बिरसा की आइडियोलॉजी, मेथडोलॉजी, क्या उसका किस हालत में, किन परिस्थितियों में वो पला बढ़ा, क्या क्या उसके कंट्रीब्यूशन है, ये कई चीज़ें आपको सीखने के इसमें मिलेंगी। और इसने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी, एक सिद्धांत जो था वो प्रतिपादित किया था, द विजन ऑफ गोल्डन एज। ये गोल्डन एज क्या है ये भी आपको पता लगेगा, क्योंकि हमने इसका जो टाइटल है ट्राइब्स ब्रिकूज, ये तो पढ़ लिया, सीख भी लिया। विजन ऑफ गोल्डन एज भी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो 19 और 20th सेंचुरी में हुआ क्या था, काफी रिवोल्ट हुई थी।
क्योंकि रिवोल्ट तो काफी हुई थी। हम पूरी तरह से फोकस किस पे कर रहे हैं, देखो 19th में तो 1857 का रिवोल्ट भी हुआ था, और भी सन्यासी विद्रोह, संथाल, ये काफी हुए थे, लेकिन हमारा पूरी तरह से फोकस है ट्राइब्स पर। किस पर फोकस है, ट्राइब्स। तो ट्राइब्स की जो इम्पोर्टेंट, देखो जो मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट चीज है, उसको याद रखना। कौन कौन सी जो रिवोल्ट हुई वो आप पहले लिख लो, फिर क्यों हुई वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कोल विद्रोह। कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में, ठीक। दूसरा हुआ संथालों का, ये 1855 में। तीसरा हुआ था आपका जो सेंट्रल प्रोविंस है बस्तर, आज का मध्य प्रदेश, वहां बस्तर एक रीजन है जो कि छत्तीसगढ़ के आसपास का रीजन है, जो आज की नक्सलाइट एरिया है, वहां हुआ था 1910 में। बस्तर और वर्ली, मुंबई में एक जगह है महाराष्ट्र में वर्ली, वहां भी 1940 में क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था। तो ये कुछ आदिवासियों के इम्पोर्टेंट वो है, लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मूवमेंट है जो कि बिरसा के लीडरशिप में हुआ। लीडर कौन था, बिरसा। ये बहुत फेमस है, इसको बहुत पढ़ा जाता है, क्योंकि बिरसा की आइडियोलॉजी जब आप सीखेंगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्यों इसका इंपॉर्टेंस है। देखो हुआ क्यों, कोई नई चीज नहीं है, होने का कारण यही है कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने ट्राइब्स ग्रुप के जो ट्रेडिशनल राइट्स, कल्चरल एक्टिविटीज थी उनमें दखलंदाजी की, जिसके परिणाम से क्या हुआ, वो दुखी हुए, और दुखी आदमी क्या करेगा, क्रांति करेगा। तो ये इतना कारण था, क्योंकि उनके ऊपर दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, उनकी जो प्रैक्टिसेस थी उन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, उनके जो लॉज थे उनको बदल दिया गया। तो यही सारे कारण थे कि इतनी सारी रिवोल्ट आपको देखने को मिली। तो अभी शिफ्ट करते हैं सीधे बिरसा मुंडा पर। कॉमन वे में, जनरल वे में मैंने आपको बता दिया बिरसा का जन्म हुआ था 1855 में और मरा था 1900 में। अब पूरी तरह बिरसा को हम पढ़ेंगे। जब बिरसा पैदा हुए तो ये बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे, पुअर। इनकी फैमिली कैसी थी, पुअर थी। और एक फॉरेस्ट एरिया है बोहंडा, एक्चुअल में तो मुझे भी इसकी लोकेशन नहीं पता, क्योंकि मेरे को सर्च करना पड़ेगी। मेरे को अभी ये दिखाई दिया, पहले यदि मैं इसको सर्च करता तो पता लग जाता, लेकिन फिर मैं कभी आपको बता दूंगा। बोहंडा जो है वहां ये पैदा हुए थे, यहाँ के फॉरेस्ट कवर में। इनको फ्लूट बजाने का काफी शौक था और डांस करते थे, डांसिंग का भी उसको शौक था। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज जो कि आपको याद रखनी चाहिए, दैट इज अखरा या अखारा। ये एक लोकल इंस्ट्रूमेंट है किनका, आदिवासियों का, मुंडाओं का, जिसको क्या करते हैं ये इनके आधार पर इसको बजाते हुए नाचते हैं, डांस करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी थे तो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते थे, मूविंग करते थे, चलते रहते थे, फिरते रहते थे। और ये तो हुआ इनके बचपन की बात। जैसे जैसे ये थोड़े बड़े हुए, एडोलेसेंट या युवा अवस्था में जब ये गए, ऑलमोस्ट 14 ईयर्स की एज में जब ये गए, तो इन्होंने, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र है जिस पर दूसरे के द्वारा दी गई शिक्षाओं, एजुकेशन, बुरी या अच्छी का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। तो इसी साल में या इसी उम्र में जब ये बड़े हुए तो इनके ऊपर जिन जिन चीजों का प्रभाव पड़ा वो क्या क्या थी, देखो ये हमेशा जो थे ये मुंडाओं से रिलेटेड या मुंडाज जो थे उनसे रिलेटेड कहावतें, रिलेटेड टेल्स, कहानी कहावतें सुनते थे। इनमें क्या किया जाता था कि इन कहानियों में मुंडाज की जो ग्लोरियस पास्ट था उसको बताया जाता था। यानी अपराइजिंग जो
चीजें थी वो बताई जाती थी कि किस तरह से मुंडाओं ने अपराइज किया। हर आदमी की कोई हिस्ट्री होगी, तो ऐसी टेल्स को ये बहुत ध्यान से सुनते थे कि कोई मुंडा सरदार हुआ, फिर उसने धीरे धीरे आसपास का रीजन जीता, फिर बड़ा हुआ, फिर उसकी कुछ एक्टिविटी हुई, फिर और बड़ा हुआ। तो ऐसी चीजों से बहुत इंस्पायर हुआ करता था। सभी लोग होते हैं और नेचुरली सभी को होना भी चाहिए। आपको भी अपना ग्लोरियस हिस्ट्री, यदि आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ें और सीखें ग्लोरियस पास से, तो आपको भी मोटिवेट होना चाहिए कि मैं भी कुछ अपनी नेशन बिल्डिंग में कुछ योगदान दूं। यही वो कारण एक एरा था जिसको क्या बोला गया था, गोल्डन एज। समझ में आ रहा? कुछ नहीं आए तो और आगे आ जाएगा, कोई बात नहीं। गोल्डन एज का जिक्र इसमें किया जाता था कि जब मुंडा राज करते थे इंडिपेंडेंटली, जब वो अपने रूल्स रेगुलेशन वगैरह चलाते थे तो सारे लोग खुश थे, उसी को तो गोल्डन एज बोला गया। और मुंडा हमेशा इस चीज की बातें करते थे शुरू से ही कि अंग्रेज जो है या दिकूज जो है, अब दिकूज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज हैं, दिकूज में किस किस का वर्णन किया जाता था, ब्रिटिशर्स तो होंगे ही होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे, इसके अलावा क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन धर्म से लेकर जो मिशनरी थी वो भी लोगों को वो दिकूज बोलते थे। हिंदू लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको भी वो बोलते थे। मनी लैंडर्स, उनको भी वो क्या बोलते थे, ये बोलते थे। ट्रेडर्स को भी वो क्या बोलते थे, दिकूज। इतने लोगों के खिलाफ बातें चलती रहती थी। क्यों? क्योंकि इन सब लोगों ने कहीं न कहीं जाकर आदिवासियों की या ट्राइबल्स लोगों की जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें थोड़ा बहुत व्यवधान पैदा किया। तो मुंडाओं की जो टेल होती थी, जो कहावतें होती थी, उनमें बताया जाता था कि किस तरह से दिकूज का जो ऑपरेसिव रूल है उससे हम किस तरह से फ्री हो सकते हैं और हमारी जो कम्युनिटी पहले थी, जो हमारा राज था, उसको कैसे रीस्टोर कर सकते हैं। ये सारी चीजें इन टेल्स में बताई जाती थी। यानी कहानी में केवल ये बताया जाता था कि हमारा पास्ट ऐसा था, हमें इन लोगों ने आया और गुलाम बनाया या हमारे राइट्स छीने, अब हमारा अल्टीमेट मोटिव ये है कि इनको भगाया जाए या हमारे राइट्स दोबारा से लिए जाएं। तो इन सब चीजों का प्रभाव उन पर बहुत पड़ा। मीन्स इन कहावतों के अनुसार ये बोला जाता कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, उनको ये बोलते थे ओरिजिनल सेटलर। अब इससे क्या समझे आप? मतलब आदिवासियों की जो अलग अलग कहावतें थी उनमें ये बोला जाता था कि वो यहाँ के ओरिजिनल सेटलर हैं, ये सब तो बाहर के हैं, हम क्या हैं, यहाँ के ओरिजिनल सेटलर। इन चीजों को बताया जाता था टेल्स में। और टेल्स की तो कहानी कोई सुनता था तो उसकी दिमाग पर वो छप जाती थी। अब ये जो ओरिजिनल सेटलर है, क्योंकि इन लोगों ने एंक्रोच कर लिया तो इनको भगाना है और हमारा जो मुल्क है उसके लिए हमें लड़ना है। उसको बोला गया मुल्क की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई। तो ये सारी चीजें आपको इसके दिमाग पर वो करती थी। इससे उनका विजन एक अलग क्रिएट हुआ। इन चीजों पे ने उसके दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। अब आते हैं मुंडा की कुछ एजुकेशनल लाइफ पे। तो मुंडा शुरू में गए थे लोकल मिशनरी जो होती थी, लोकल। देखो मिशनरी पे भी मैं यदि आपको बताना चाहूँ तो मेरे को बहुत समय लग सकता है, लेकिन आप इतना सा समझो, मिशनरी एक ऐसी संस्था है जो कि क्रिश्चियनिटी की पक्ष में या फेवर में चीजें प्रचार प्रसार करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाएं। बस आप इतना याद रखो। इसके लिए वो स्कूल खोला करते थे, वहाँ क्रिश्चियन जो धर्म है उसके बारे में बताया जाता था। तो यहाँ भी ये गए हैं और कुछ सरमन्स जो होते थे उनको इन्होंने सुना है मिशनरी में। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मिशनरी जो स्कूल हुआ करती थी, इसमें भी मुंडाज का जो ग्लोरियस पास्ट था उसको बताया जाता था। और उसका लेकिन जो रास्ता था वो सिर्फ ये बताया जाता था कि यदि पूरे मुंडा यदि क्रिश्चियनिटी को एडेप्ट कर लें तो उनका जो ग्लोरियस पास्ट है वो दोबारा से
लिया जा सकता है, ऐसा इन स्कूल में बताया जाता था। तो गलत प्रचार प्रसार किया जाता था। और क्या बताया जाता था कि मुंडा अपनी जो बैड प्रैक्टिसेस हैं, बैड प्रैक्टिसेस मतलब वो सारी प्रैक्टिसेस जिनको अंग्रेज नहीं मानते थे, उनको बैड प्रैक्टिस बोलते थे, इनको छोड़ देना है, तब वो जाकर क्या होंगे, अपने पुराना जो ग्लोरियस या पुरानी जो ग्लोरी है उसको अटेन कर पाएंगे। इसके अलावा जो मुंडा है, इसके बाद में एक वैष्णव और शैव के बारे में आप अच्छे से वाकिफ हैं। विष्णु की पूजा करने वाले को वैष्णव, शिव की पूजा करने वाले को शैव बोला गया था। आपको अच्छे से पता है, पिछले साल हमने हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा था। तो वैष्णव जो प्रोमिनेंट ग्रुप था उसमें भी इन्होंने कुछ समय अपना बिताया। अब आगे ये है कि जैसे जैसे साल बढ़े तो और भी कई चीजों ने बिरसा को डीपली इन्फ्लुएंस्ड किया। वो कौन कौन सी चीज थी कि इन सब चीजों को कंसोलिडेटेड करके उसने मन बनाया अपनी सोसाइटी को क्या करने के लिए, सोसाइटी को बिल्कुल रिफॉर्म करने के लिए, कि वो सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म करेगा। सोसाइटी की बात क्या कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलरली सारी सोसाइटी नहीं ले रहा था, वो सिर्फ सोसाइटी ले रहा था अपने मुंडाज को। रिफॉर्म के तहत उसने बताया कि मुंडा जितने भी लोग हैं उनको ड्रिंकिंग लिकर, यानी लिकर जो है उसको छोड़ देना है, दारू नहीं पीनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, और अपने आसपास के वातावरण एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, और बहुत ही सादगी भरा, बहुत ही सिंपल और विच क्राफ्ट जो सोर्सरी लाइफ है वो उनको जीनी चाहिए। ऐसी चीजें उसने बताई। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि बिरसा मुंडा ने ना केवल क्रिश्चियनिटी बल्कि हिंदू मनीलैंडर्स और ट्रेडर्स का भी हमेशा अपोज किया था, क्योंकि वो इनको मुंडाओं की लाइफ में क्या मानता था, सबसे बड़ा जो बर्बादी का कारण था वो मानता था कि जो मुंडाओं की लाइफ बर्बाद हुई है, र्यून हुई है, उसका कारण ये सारी चीजें हैं। चलो, तो 1895 में इसका जो रिवोल्ट है वो थोड़ा अपने चरम पर जाता है। तो इसमें होता क्या है, इस क्लाइमैक्स के दौरान ये अपने फॉलोवर्स को प्रेशराइज करता है, या आप ये बोलो उनको ज्यादा सपोर्ट करता है कि जो ग्लोरियस पास्ट है उसको हमें प्राप्त कर लेना चाहिए, ऐसा समय आ गया। उसको इन्होंने बोला गोल्डन एज। गोल्डन एज आपको मैंने बता दिया, सतयुग भी इसको बोला था इन्होंने। सतयुग मतलब वो युग या वह परिस्थिति जिसमें मुंडा जो है वो अच्छी कंडीशन में रहते हैं, यानी लिव्ड इन गुड कंडीशन, गुड लाइफ। और मुंडा क्या करते थे, एम्बैंकमेंट, इससे तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। जो छोटे छोटे बांध होते हैं ना नदियों के पानी को रोकने के लिए, उसका निर्माण करते थे। इसके अलावा नेचुरल स्प्रिंग जो होती थी, ये देखो ज्योग्राफी के कंसेप्ट है, नेचुरल स्प्रिंग पे भी बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है। नेचुरल स्प्रिंग मतलब पृथ्वी के किसी किसी भाग से नेचुरल रूप से जो पानी आता है ना उसको नेचुरल स्प्रिंग बोलते हैं। ये ज्यादातर वोल्केनिक इरप्शन जहाँ होता है वहाँ ये भी देखने को मिलता है नेचुरल स्प्रिंग। और यहाँ ट्रेवलिंग या आप ये बोलो टूरिज्म के हिसाब से बहुत अच्छी चीजें होती हैं। इसके अलावा वो पेड़ पौधे उगाते थे, कल्टीवेशन करते थे, सिविलाइज्ड लाइफ जीते थे। इसके अलावा जो वायलेंस होती है किसी भी प्रकार से उससे दूर रहते थे, अपने रिलेटिव से प्यार करते थे, होनेस्ट हुआ करते थे, होनेस्टी उनमें थी। तो इन सब को उसने बोला था गोल्डन एज। गोल्डन एज मतलब वह कंडीशन जिसमें बिरसा बहुत अच्छी लाइफ जीते थे। एम्बैंकमेंट का कंस्ट्रक्शन करते थे, नेचुरल स्प्रिंग, होनेस्टी, प्लांटेशन, वेजिटेशन और आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। और वो चाहता था कि सारे जो मुंडा हैं वो फिर से अपनी जमीन पर काम करना शुरू करें, यानी वो सारी एक्टिविटीज करना शुरू करें और सेटल होकर अपनी लाइफ
जिए, यानी वो उनको सिविलाइज्ड करना चाहता था। ये रिफॉर्म थे उसके कुछ। चलो ये तो हो गया, हमने बिरसा मुंडा का एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया। ब्रिटिश क्या चाहते थे? ब्रिटिश जो थे वो इसको बहुत बड़ा अपना चैलेंज मानते थे, पॉलिटिकली इसको चैलेंज मानते थे कि जो बिरसा मुंडा है वो हमें पॉलिटिकली क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। चैलेंज क्यों कर रहा है? क्योंकि यह सिर्फ मुंडाओं के रिफॉर्म की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सारी इनके फेवर में है, लेकिन इसके साथ साथ ये मिशनरी का भी अपोज कर रहा है, हिंदू लैंड लॉर्ड्स हैं उनका भी अपोज कर रहा है, मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स का भी अपोज कर रहा है। तो ये सारे जो कंसर्न थे ये अंग्रेजों के इंटरेस्ट के खिलाफ थे। और ये मुंडा कर क्यों रहा था ऐसा, बिरसा मुंडा? क्योंकि इन सब ने मिलकर जो ट्रेडिशनल कल्चर जो था उसको उन्होंने क्या किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो हुआ क्या, अंग्रेज ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करते हुए 1895 में इसको अरेस्ट कर लिया। ही वॉज अरेस्टेड इन 1895 और उसको 2 साल की सजा दे दी, 2 ईयर जेल। ठीक है, 2 साल की जेल के बाद में जब 1897 में ये रिलीज हुआ, फिर से इसने अपने जो कार्यक्रम थे, जो कैंपेन थे, उसको हवा देना शुरू कर दिया। लोगों की सपोर्ट उसने लेनी शुरू कर दी और उसने लोगों को बोला, एक सिंबल उसने अपनाया कि जो ये रावण है, क्या रावण, रावण मतलब दिक्कूज, इनको जलाने का समय अब आ गया है। आप सारे मिलें जुलें, यूनाइटेड हों और जो ये दिक्कूज हैं इनको मार दिया जाए या भगा दिया जाए, या इनसे हमें आज़ादी लेनी है। और हमें जो किंगडम ऑफ लीडरशिप, आप ये बोलो कि जो विजन ऑफ गोल्डन एज है उसको दोबारा से एस्टेब्लिश या रिस्टोर करने की जरूरत अब आ पड़ी है। तो इसके आह्वान का इतना फर्क हुआ कि जो इसके सपोर्टर थे उन्होंने दिक्कूज के जितने भी सिंबल्स थे या उनके जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। अटैक के दौरान क्या करते थे वो, उनके पुलिस स्टेशन को तबाह कर दिया, चर्च वगैरह को वो कर दिया, मनी लेंडर्स के रिकॉर्ड लूट लिए, इसके अलावा ट्रेडर्स को मार दिया, पूरी पैसे वैसे लूट लिया। फ्लैग जो होता था उन्होंने अपना खुद का बनाया। ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें, व्हाइट फ्लैग। बिरसा मुंडा का जो फ्लैग था वो कैसा था, फ्लैग व्हाइट फ्लैग था उनका। बिरसा राज की इन्होंने बात की थी और ब्रिटिश राज को इन्होंने हटाने की बात की थी। इसके तहत इनका क्या हुआ था, ये व्हाइट फ्लैग इन्होंने अपना सिंबल बनाया था। फिर 3 साल बाद में होता क्या है, 1900 में कोलेरा यानी हैजा हो जाता है और ये डेथ कर जाता है। यदि बिरसा मुंडा 25 साल की एज में मर गया और थोड़े दिन जीता तो ये अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बन सकता था और काफी उनको समस्याएं पैदा कर सकता था। फिर भी हम डिस्कस करें तो इसके 2 इंपोर्टेंस, इसके 2 कंट्रीब्यूशन है, दोनों आपको याद रखना है। पहला ये कि इसने ट्राइबल्स ग्रुप को या ट्राइबल ग्रुप के फेवर में अंग्रेजों को रूल्स बनाने के लिए मजबूर किया। मींस द मोमेंट, ये याद रखना आपको इंपॉर्टेंट चीज है, द मोमेंट forced the Britishers to frame the rules या laws in the favor of ट्राइब्स, स्पेशली आपके मुंडाज। तो पहला काम तो इसने ये किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको इसमें ऐसे लैंड लॉ बनाने के लिए, आप इसमें लैंड लिखिएगा, लैंड लॉ बनाने के लिए मजबूर किया। दूसरा कैपेसिटी को इंट्रोड्यूस किया इसने। क्या किया, जो कैपेसिटी थी उसको अवगत कराया, कैपेसिटी इंट्रोड्यूस्ड। मीन्स इससे पहले लोगों का ये मानना था कि जो अंग्रेज हैं
वो सुप्रीम है, हम उनका किसी प्रकार से विरोध नहीं कर सकते। लेकिन बिरसा मुंडा की लीडरशिप ने लोगों में ये विश्वास जताया कि हम में वो कैपेबिलिटी है कि हम अंग्रेजों का विरोध कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम हमारी मांग को रख सकते हैं। तो ये दो सिग्निफिकेंट उसके आप इसमें बता सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा चैप्टर। काफ़ी लंबा ये वीडियो हो गया, लेकिन हमने अल्टीमेटली हमारे वीडियो को की सहायता से हमारे चैप्टर को ख़त्म किया। तो आप इसका पूरा होमवर्क करेंगे और समय पर अपना काम भेजेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। थैंक यू।